डियर स्टूडेंट्स, सो हमारा सफर कहाँ तक पहुंचा था? लिंकेज तक। ठीक है, लिंकेज के अंदर हमने बात की थी कि जीन्स जो है वो साथ साथ रहने की टेंडेंसी शो करते हैं। ठीक है, ओवर द जनरेशन दे इनहेरिट टुगेदर। ठीक है, अगर पास पास है तो कंप्लीटली लिंकेज देखा था, अगर दूर दूर है तो इनकम्प्लीट लिंकेज होती है। ठीक है, फिर हमने देखा भी था कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के अंदर एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था कि जो एक ही क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होते हैं वो भी अलग अलग टाइप का लिंकेज शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करो दो जीन ए और बी, ठीक है, अगर इतने पास पास है तो इनके अंदर लिंकेज कुछ और देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं दूसरे जीन की बात करूं, पी जीन की और बात करूं, ठीक है, तो इन दोनों में जितनी लिंकेज है वो इन दोनों से अलग होगी। कहने का मतलब ए बी पी तीनों ही एक ही क्रोमोसोम पर है, पर स्टिल उनके अंदर लिंकेज या रिकॉम्बिनेशन का अमाउंट या रिकॉम्बिनेशन की वैल्यू जो है या डिग्री ऑफ रिकॉम्बिनेशन वो अलग अलग होगा। ठीक है, ये लास्ट में बात की थी हमने 1.3% और ऐसा कोई रेशियो आया था। आज अपन लिंकेज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक और रहता है इसके अंदर, अरेंजमेंट ऑफ linked gene, arrangement of linked gene on chromosome। क्रोमोसोम पे किस तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है लिंक्ड जीन का। ठीक है, तो दो तरीके का अरेंजमेंट होता है। एक होता है सिस फॉर्म, second one is transform। सिस फॉर्म अरेंजमेंट कैसा और ट्रांसफॉर्म अरेंजमेंट कैसा? सिस फॉर्म के अंदर जो दोनों डोमिनेंट जीन है दे आर या डोमिनेंट अलील दे आर ऑन सेम क्रोमोसोम, जबकि दोनों जो रिसेसिव अलील है वो दोनों दूसरे क्रोमोसोम पे। ठीक है, ये पेयर है, क्रोमोसोम का एक पेयर है जिसमें दोनों डोमिनेंट अलील एक क्रोमोसोम पे, दोनों रिसेसिव अलील एक क्रोमोसोम पे, या बोथ डोमिनेंट अलील ऑन सेम क्रोमोसोम एंड both recessive allele on other chromosome। सेम की जगह वन भी लिख सकते, both recessive allele on other chromosome। तो एक्चुअली अगर अपन देखें तो सारे जीन इसी तरीके से प्रेजेंट रहे होंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म या वाइल्ड टाइप भी बोल सकते हैं अपन। जेनेटिक्स के अंदर वो जो नेचुरल है उसको बोला जाता है वाइल्ड टाइप। जेनेटिक्स में बार बार टर्म आएगा कि जैसे कि टोमेटो की कोई स्पीसीज जो नेचुरली नेचर में है तो उसको बोला जाएगा वाइल्ड टोमेटो। ठीक है, जंगली टमाटर नहीं, उसको इसके लिए टर्म यूज किया जा रहा है। ठीक है, वाइल्ड वेराइटी ऑफ द राइस। अब उसके अंदर अगर कोई हेर फेर हो जाए, या तो अपन बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से करें या फिर रिकॉम्बिनेशन से वगैरह वेरिएशन आ जाए उसके अंदर, या फिर अपन प्लांट एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऐसा कर ले, तो उसको क्या बोला जाता है? रिकॉम्बिनेंट टाइप बोला जाता है, ओरिजिनल फॉर्म या वाइल्ड। ट्रांसफॉर्म में क्या हो रहा है देखो, ट्रांसफॉर्म के अंदर एक जीन का डोमिनेंट अलील और दूसरे का रिसेसिव अलील ऑन वन क्रोमोसोम। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे क्रोमोसोम पे भी एक का रिसेसिव अलील एक का डोमिनेंट अलील। ठीक है, तो ये नेचुरल नहीं है, ये किसकी वजह से हुआ है? रिकॉम्बिनेशन की वजह से हुआ है। तो वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव अलील, वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव अलील ऑन सेम क्रोमोसोम। ठीक है, और ये कैसा है? रिकॉम्बिनेंट।
नॉट एन ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म कौन सी होती है? सिस फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। सिस फॉर्म के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं कपलिंग। ट्रांसफॉर्म के लिए बोला जाता है रिपल्सन। ठीक है, नोट कीजिए इसको जल्दी से। ओरिजिनल फॉर्म या वाइल्ड टाइप, अभी तुमको बहुत बेटर तरीके से पूरा बोर्ड दिख रहा है, इसको रोक कर बना लीजिए, ठीक है। वापिस से वही अपना यक्ष सवाल। नए बच्चे जो भी जुड़े हैं या नए बच्चे जो भी देख रहे हैं इस टॉपिक को, ध्यान दीजिएगा, बिना कॉपी पेन लेकर बैठना वैसा ही है जैसा फिल्म देखना। देख लेंगे, याद भी रहेगा कुछ कुछ बात, लेकिन सारी बात याद नहीं रहेगी, ठीक है। तो बायोलॉजी को अगर याद रखना है तो जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपनी हैंडराइटिंग में जब लिखोगे ना तो तुमको आसानी होगी बाद में रिवीजन करने में, याद करने में, ठीक है। चलिए अब एप्लीकेशन ऑफ लिंकेज। लिंकेज स्टडी से हमको क्या पता चलेगा और उनको हम कहां पे यूज करेंगे? लिंकेज स्टडी से हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके आधार पर क्या बनाए जाते हैं? जेनेटिक मैप। क्या बोला जाता है? जेनेटिक मैप। क्रोमोसोम मैप भी बोल सकते हैं। कैसे कैसे बनाएंगे जेनेटिक मैप या क्रोमोसोम मैप? ठीक है, सपोज करो दो जीन हैं, ठीक है, ए और बी। ए और बी बोलेंगे, हमको ही पकड़ते हो बार बार, ठीक है। और दूसरे बाकी के जीन और है, सपोज करो इसी क्रोमोसोम के ऊपर कहीं पे एक तीसरा जीन और है, ई स्मॉल बी, ठीक है। अब मेरे को बताओ इन तीनों जीन में से सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होने की पॉसिबिलिटी किसके बीच में? ए और बी, बी और सी, या ए और बी? क्योंकि हमको मालूम है रिकॉम्बिनेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है? डिस्टेंस के। किसके प्रोपोर्शनल? डिस्टेंस। जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, उतने ज्यादा एक्सचेंज होने की संभावना है। तो तुम सीधा सीधा बोलोगे कि इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होने की संभावना ज्यादा है। मतलब जितना रिकॉम्बिनेशन उतनी ज्यादा डिस्टेंस। सही बात? जितना रिकॉम्बिनेशन उतनी ज्यादा डिस्टेंस। तो हमारे पास जो आरएफ आती है उसके आधार पर मैं बोलूं कि दो जीन के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 10% है, तो उनकी दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ 10 मीटर, एक बार के लिए मान लो, मीटर तो खैर हो नहीं सकता, 10 माइक्रोमीटर या मिलीमीटर जो भी है, माइक्रोमीटर दूरी। दो जीन हैं जिनके बीच में 40% का आरएफ है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 40, तो उनकी डिस्टेंस भी ज्यादा, ठीक है। तो आरएफ को एज अ यूनिट मान ले पर, ठीक है, किसके आधार पर? आरएफ को एज अ यूनिट मान ले। डिस्टेंस बिटवीन जीन बाय मेजरमेंट ऑफ आरएफ, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को मेजर करके या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को एज ए यूनिट मानकर अपन जीन के बीच की डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। एंड determination of position of gene on chromosome, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि सपोज करो 4 जीन है, ए बी सी डी, ठीक है,
और इनके बारे में कुछ डेटा दिए हुए हैं तुमको। ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 15%, बी और सी के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10%, ए और सी के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जरूरत है क्या देने की? नहीं, ठीक है। ए और डी के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी हुई है सपोज करो 20%, तो शायद अपना काम हो जाएगा इससे, ठीक है। चलिए नहीं 20% से तो कैसे हो जाएगा, 25%, ठीक है। चलिए तो अब देखो, सपोज करो ये हमारे पास क्रोमोसोम है और मैं बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा आरएफ उतनी ज्यादा डिस्टेंस। अब काम आसान हो जाएगा तुम्हारा। सपोज करो मैं बोलूं ए और बी के बीच का डिस्टेंस, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस तुमने मान लिया, ये बता कितना है, 15%, ठीक है। बी और सी के बीच का डिस्टेंस 10%, ए और डी के बीच का डिस्टेंस अपन मान लेते हैं 40%, ठीक है, मान लेते हैं। तो ए और डी के बीच का डिस्टेंस है 40, ये डिस्टेंस। तो बताओ सी और डी के बीच का डिस्टेंस बता सकते हो? ये 15 हुआ, ये 10 हुआ, कितना हुआ 25, तो ये भी कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि काम आसानी से हो जाए, ठीक है। तो आ तो गई मेरे पास क्रोमोसोम के ऊपर जीन की पोजीशन। भाई मैथ्स को देखकर ऐसे तुम करना मत कि हम तो बायो वाले हैं, ठीक है, छोटे बायो वाले तुम, लेकिन आसान है। ए और बी के बीच का आरएफ 15 है, बी और सी के बीच का आरएफ 10 है, ए और डी के बीच का आरएफ 40 है। तो भाई जब ये 15 है, ये 10 है, ये 40 है, तो 40 में से इतना कम कर दो ना भाई, 15 और 10 कितने हो 25, तो ये कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, ठीक है। इतना तो आएगा, ठीक है, आ जाएगा। नहीं आए तो कमेंट में लिखिएगा, फिर बात करेंगे। तो इस तरीके से क्रोमोसोम के ऊपर जीन की पोजीशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी के बीच के डेटा दिए हुए फॉर जीन, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। हाँ एक और चीज, जेनेटिक मैप किसने बनाए थे? क्रोमोसोम मैप बाय स्ट्रूटवेंट, अल्फ्रेड स्ट्रूटवेंट, मॉर्गन के ही स्टूडेंट थे, मॉर्गन के स्टूडेंट, ठीक है। मॉर्गन के अंडर में रिसर्च वर्क कर रहे होंगे, उन्होंने ये काम किया था, ठीक है, स्टूटवेंट भाई साहब ने। तो ये अच्छा काम है, इसके बेसिस पे अपन को क्रोमोसोम पर जीन की पोजीशन पता चल सकती है, ठीक है, नोट कीजिए। अब जो एक सवाल पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में भी और कंपटीशन में भी। बोर्ड परीक्षा में तो आसान का सवाल पूछा जाएगा। हाँ, नोट कैसे करना है, वीडियो को पॉज करना है, हाथों हाथ नोट करना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर पड़ा रहता है। चलिए साहब, एप्लीकेशन ऑफ लिंकेज हो गया। एप्लीकेशन ऑफ लिंकेज क्या है? जेनेटिक मैप। और जेनेटिक मैप का यूज क्या है? okay? पहला फॉर स्टडी ऑफ जीन, स्टडी ऑफ जीनोम एंड इट्स सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग का मतलब पता लगाना कि जीन की सपोज करो मेरे सेल के अंदर से पूरा डीएनए निकाला, उसके अंदर 25,000 जीन मिलते हैं, ठीक है। तो उन सभी जीन का एकदम सीक्वेंशियली पोजीशन बताना कि भाई इंसुलिन का जीन इस जगह पे प्रेजेंट है, ग्लूकागोन का जीन इस जगह पे प्रेजेंट है, एग्जैक्ट लोकेशन प्लस
ऑर्डर भी एकदम सही से बताना, उसको क्या बोला जाता है, सीक्वेंसिंग। ठीक है, इनफैक्ट पूरे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग करने को बोले तो पूरे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग ऐसे होगी कि पहले जगह पे ए है, उसके बाद में टी आया, उसके बाद में 3 बार ए आए हैं, उसके बाद 2 बार सी आए हैं, उसके बाद एक बार ए आया है, फिर एक बार टी सी जी। ये क्रम फिक्स रहेगा एक जीव के अंदर। ठीक है, कहीं कहीं पे वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज सभी जगह पे सेम। ठीक है, तो पहला चीज क्या है, जीनोम। जीनोम किसको बोला जाता है, जो हमारी एक सेल के अंदर टोटल डीएनए प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है जीनोम। दूसरा, टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ जीन। अब अगर सपोज करो किसी को कोई ऐसा डिसऑर्डर हो जाए, जेनेटिक डिसऑर्डर, और फिर पता लगाना हो कि कौन सा जीन में खराबी हुई है, तो बारी बारी से साइंटिस्ट कोशिश करेंगे। सपोज करो डायबिटीज हुआ है और डायबिटीज के जीन का, इंसुलिन सिंथेसिस के जीन का पता लगाना है। ठीक है, तो वो अपने पास अगर डेटा होंगे पहले से बने हुए जेनेटिक मैप, तो अपन आसानी से देखकर बता सकते हैं कि इंसुलिन का जीन इस जगह पर प्रेजेंट है, उसको जीन थेरेपी से करेक्ट करना है या क्या करना है वो आगे की बात होती है। ठीक है, तो रिसर्च में, मेडिकल साइंस में बहुत काम आता है। रिसर्च, मेडिकल साइंस सब में जेनेटिक मैप के यूजेस होते हैं, इसको भी नोट कीजिएगा। अब कुछ सवाल जो लिंकेज से रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत आसान आसान सवाल। एक सवाल तो वही अभी मैं बोल देता हूँ। सपोज अ क्रॉसवर्ड, सपोज there are 3 genes P, Q, R and RF between them is as follows. P और Q के बीच की RF जो दी हुई है 10% दी हुई है, Q और R के बीच की RF दी हुई है 15% दी हुई है। ठीक है, P और R के बीच की RF नहीं दी हुई है। ठीक है, नहीं दी हुई है, तो जीन का ऑर्डर बताना है हमको। ठीक है, चलो एक P और Q के बीच में इतने P और R है। थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहा हूँ, 5%, 10%। तो क्रोमोसोम पे जीन का ऑर्डर बताओ। हमेशा एक तो ABC की ABC या PQR हो ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, देन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पर जीन की पोजीशन बताइए। ठीक है, तो आसान है, तो कोई भी ऑप्शन दिया हुआ, लेकिन अपने को सबसे पहले तो एक क्रोमोसोम की लाइन कीजिए। अब पहले से इधर P नहीं लिखना है, इस हिसाब से लिखेंगे अपन। ठीक है, चलिए P और Q के बीच का डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है 5%, तो अभी तो मेरे को लिखना ही पड़ेगा एक बार। 5% और Q और R के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 15%, तो P और R के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 10, 15 और 5 कितना हो गया, 20। जबकि सवाल बोल रहा है कि नहीं 10% ही है, तो क्या ये सही पोजीशन की? नहीं, ये सही पोजीशन नहीं है। अब देखो क्या कर सकते हैं अपन। अपन कर सकते हैं P और Q के बीच का डिस्टेंस। Q को मैं यहां रख लूं
और P को मैं यहां रख लूं, ठीक है। तो और P और Q के बीच का डिस्टेंस बताओ, 5% आ गया। P और R के बीच का डिस्टेंस सेट नहीं हो रहा है, P और R के बीच का डिस्टेंस 10%। Q और R के बीच का डिस्टेंस 15%। सही, ये पोजीशन करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीजें फुलफिल हो रही है। अगर कोई पूछे, जैसे सवाल ने दिया हुआ है कि Q P और R के बीच का डिस्टेंस कितना है, P और R के बीच का डिस्टेंस 10%, तो है 10%। Q और R के बीच का डिस्टेंस कितना है, 15%, तो है 15%। P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना है, P और Q के बीच का डिस्टेंस 5%। सही है, ठीक है। अगर पहले वाला लिखते तो क्या सही होता, नहीं, पहले वाला सही नहीं होता। P Q R कभी भी सही नहीं होगा इस केस में। P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना, 5, Q और R के बीच का डिस्टेंस 15, तो P और R के बीच का डिस्टेंस तो कितना हो गया, 15 और 5 20, जबकि होना कितना चाहिए 10। तो ये सही नहीं है, ये सही है, ठीक है। तो एक तो हमेशा लीनियरली नहीं चलना है कि P Q R ही होगा या A B C होगा, ऐसा नहीं है। क्लियर, चलिए नोट कीजिए इसको। तो इस तरीके के सवाल आ सकते हैं एक तो, और किस तरीके का सवाल आ सकता है, देखो इधर वीडियो रोक लिया, नोट कर लीजिए, काम हो जाएगा। दिया हुआ है कि दो जीन C और D प्रेजेंट है सेम क्रोमोसोम पे, और एक क्रॉस दिया किया, उसके बाद में हमको कुछ डेटा दिए हुए हैं। डेटा इस तरीके से दिए हुए C D। डेटा दिए हुए, तो तुमको बताना है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, RF होनी चाहिए, और RF का फॉर्मूला कल मैंने बताया था, RF इज इक्वल्स टू क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल इनटू 100, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट इनमें से कौन कौन से होंगे। पहली लाइन में सवाल ने हमको साफ साफ कर दिया है कि दो जीन्स कैपिटल C कैपिटल D आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, तो ऑब्वियसली इनके सामने क्या होंगे, स्मॉल c स्मॉल d, ठीक है। तो ये पेरेंट्स के अंदर C और D साथ साथ थे, स्मॉल c और स्मॉल d साथ में थे, ठीक है। तो पेरेंटल टाइप कौन कौन हुए, एक तो ये पेरेंटल टाइप हुआ, और एक पेरेंट्स के जैसा कौन हुआ, ये। ऐसा कब आ सकता है, तो तभी आ सकता है जब रिकॉम्बिनेंट हो, ठीक है। तो ये और ये दोनों क्या होंगे, रिकॉम्बिनेंट। बात समझ में आ रही है कुछ। पेरेंट्स कैसे हैं, C और D साथ साथ है, ये साथ साथ है, दूसरी लाइन नहीं लिखी हुई है लेकिन ऑब्वियस अंडरस्टूड है, ठीक है। अब ये डेटा है तो इसके अंदर ये पेरेंट्स के जैसा है, ये पेरेंट मतलब ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, नए कॉम्बिनेशन, तो एक तो ये B और D नए कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो नए कॉम्बिनेशन कितने, 40 40 80, ये भी बोलना पड़ रहा है मेरे को। टोटल कितना है, अब हमारा 40 40 से सबका टोटल 8 8 8 240, ठीक है। क्या उसको उससे क्यों काट रहे हो, सीधा ही कट जाता है ना। ये लगभग आ रहा है 33%, है ना, 33.33%। तो अभी तो आ रहा है, डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो C और D के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 33 सेंटीमॉर्गन। कहाँ लिखे इसको, इधर लिखे। सो डिस्टेंस जितना परसेंट RF होता है उतना ही डिस्टेंस होता है, तो 33.33
सेंटीमॉर्गन, ये मैंने क्या लिख दिया सीएम, ये मेरे को पहले ही बताना चाहिए था। मॉर्गन के स्टूडेंट ने मॉर्गन के सम्मान में 1% आरएफ को क्या बोला था, 1 सेंटीमॉर्गन। इसको जरूर से कहीं पे हाईलाइट करके लिख लेना, 1% आरएफ इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमॉर्गन। तो यूनिट ऑफ जेनेटिक में पूछे कोई तो क्या होगी, 1%, 1 सेंटीमॉर्गन। सी छोटा है और एम बड़ा है, ठीक है। मॉर्गन के सम्मान में ये बोला था, मॉर्गन सेंटी नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए हटा दे, इसको नोट कर लीजिए। तो मैं हट गया हूं, रोक दिया वीडियो, नोट करो। तो इस तरीके का सवाल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए यहां पे जरूर से लिख लेना, यूनिट ऑफ जेनेटिक मैप। क्या होगी, सेंटीमॉर्गन। ये वहीं पे लिख लेना अपन ने जहां जेनेटिक मैप स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यूनिट ऑफ जेनेटिक मैप हो गई सेंटीमॉर्गन, और साथ साथ क्या होगा, 1% आरएफ इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन, ठीक। ये बात नोट कर लीजिएगा, हमारा काम हो जाएगा, ठीक। चलिए साहब, हाँ हटा दे इसको। चल अब वापिस आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात पे। सेक्स लिंकेज, अभी भी लिंकेज कंटिन्यू है, थोड़ा सा अलग फेज में जा रहे हैं अपन, सेक्स लिंकेज, ठीक है। ऐसे जीन जो कैरेक्टर कौन से लाते हैं, ऑटोसोमल कैरेक्टर, कहने का मतलब जो सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं है, जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। जैसे मेरी आंख का कलर है, वो एक जीन है, वो सोमेटिक कैरेक्टर के लिए, या सोमेटिक जीन बोला जाएगा उसको, ठीक है। ऐसे जीन या ऐसे सोमेटिक जीन जो सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, उनकी इनहेरिटेंस को क्या बोला जाता है, सेक्स लिंकेज बोला जाता है, ठीक है। सोमेटिक जीन प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। उनको वो क्या शो करते हैं, सेक्स लिंकेज शो करते हैं, ठीक है। चलिए, तो दो टाइप की हो सकती है, या तो ऐसे जीन किस पे प्रेजेंट हो, एक्स लिंक्ड हो सकता है, या फिर क्या होगा, वाई लिंक्ड, ठीक है। तो कुछ डिसऑर्डर आते हैं जिनको अपन आगे चलकर स्टडी करेंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, ठीक है। एक्स लिंक्ड के अंदर तुमने नाम सुना होगा, हीमोफीलिया, सुना है, सुना है, सुना है। कलर ब्लाइंडनेस, सुना है, सुना है, सुना है। इतना सुना सुना नहीं होना चाहिए, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, इसी तरीके से होता है आई कलर इन ड्रोसोफिला, ये सब एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन है, उनकी वजह से इस तरीके का इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक डिसऑर्डर भी है जिनको आगे अपने को पढ़ना है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसी तरीके से एक और है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। एनसीईआरटी में इतना ही है। अगर तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो एडिशनल लिख सकते हो। 5 कंपटीशन की तैयारी मतलब कर तो सभी नीट ही रहे हैं, पर इससे आगे नहीं आता है। पर कहीं टेस्ट वगैरह दोगे या प्रैक्टिस करोगे, वहां पे कहीं दिखेगा। स्यूडोरिकेट्स, पीथ एनामल, ये दोनों डोमिनेंट है। बाकी रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव क्या है आगे बात करेंगे। वाई लिंक्ड जो है उनके अंदर दो, पहला TDF टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, दूसरा हेटेरोट्राइकोसिस,
इसको कल लिखूंगा मैं, क्योंकि अभी मैं, एक मिनट है, हाइपरट्राइकोसिस होता है शायद, हेट्रोट्राइकोसिस नहीं, सर दिमाग से निकल गया, हाइपरट्राइकोसिस कल मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लूंगा, ठीक है। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, वो भी एक जीन है जो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। और दूसरा जो हाइपरट्राइकोसिस जो है, किसी किसी आदमी के अंदर तुम देखते हो कानों में बहुत ज्यादा बाल होते हैं, ठीक है, एक्सेस हेयर, ईयर, ठीक है। चलिए तो इनको नोट करिए, ये सेक्स लिंकेज के एग्जांपल के अंदर आते हैं। हम हीमोफीलिया पढ़ेंगे, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल आगे डिसऑर्डर में आएंगे, वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ में आया सेक्स लिंकेज क्या है? सोमेटिक जीन या जो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं वो इस तरीके की लिंकेज शो करते हैं, ठीक है। दो टाइप की हो सकती है, अगर एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो एक्स लिंक्ड, वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो वाई लिंक्ड, ठीक है, नोट करो। चल हाँ, अब एक और चीज, दो तीन बातें जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन। दो तरीके से हो सकती है। क्रिस क्रॉस, नॉन क्रिस क्रॉस, इसको जरूर से इंपॉर्टेंट मार्क करना। जो भी 12th की तैयारी कर रहे हैं, 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काम का क्रिस क्रॉस वंशागति को समझाओ, इनहेरिटेंस को समझाओ। इसी तरीके से कंपटीशन वालों के लिए भी काम का मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस या नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। हम जानते हैं कि पेरेंट्स से कैरेक्टर या जीन जो है वो किसके पास जाएंगे? बच्चों के पास, और बच्चों से ग्रैंड चिल्ड्रंस के पास, ठीक है, मतलब फादर सन ग्रैंडसन, इसी तरीके से मदर ये वो। तो अगर ऑपोजिट सेक्स से होता हुआ जा रहा है, ठीक है, कैरेक्टर इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ग्रैंड चिल्ड्रन बाय ऑपोजिट सेक्स या वाया ऑपोजिट सेक्स। ऑपोजिट सेक्स का क्या मतलब हुआ? सपोज करो फादर से जीन या कैरेक्टर गए डॉटर के पास, और डॉटर से ग्रैंडसन के पास, समझ रहे हो? मतलब ये भी मेल है, ये भी मेल है, लेकिन बीच में कौन आ गए? फीमेल, ठीक है। तो वाया ऑपोजिट सेक्स, कैरेक्टर इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ग्रैंड चिल्ड्रन वाया ऑपोजिट सेक्स। फादर से ग्रैंडसन में जा रहे हैं, किसके थ्रू? डॉटर के थ्रू। दूसरा केस, मदर या फीमेल से गए सन के पास, और सन से गए ग्रैंड डॉटर के पास, ऐसा भी तो संभव, ठीक है। इसको, इसी को क्या बोला जाता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ऑपोजिट सेक्स से होकर क्रोमोसोम जाना। इनके लिए टर्म यूज किया जाता है, इसको बोला जाता है डाइजेनिक, ठीक है, इसको बोला जाता है डाइएंड्रिक, ठीक है। तो फादर से डॉटर, डॉटर से ग्रैंडसन को जाना डाइजेनिक, मदर से सन, सन से ग्रैंड डॉटर जाना डाइएंड्रिक, ठीक। नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, सेम डेफिनेशन, okay, same definition, character inheritance from parents to grandchildren by same sex, ठीक है। मतलब फादर, लिखने के लिए चौक की कंफर्ट, फादर से सन, सन से ग्रैंडसन, ठीक है। इसी तरीके से मदर
मदर से डॉटर, डॉटर से ग्रांड डॉटर। ठीक है, तो इसके अंदर सेम सेक्स, फादर भी मेल, सन भी मेल, ग्रैंडसन भी मेल, फीमेल फीमेल फीमेल। ठीक है, इस तरीके की इनहेरिटेंस जो सेम सेक्स से होती हुई जा रही है उसको बोला जाता है नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सोच के बताना, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वो किस तरीके की इनहेरिटेंस शो करेंगे, क्रिस क्रॉस की नॉन क्रिस क्रॉस। एक्स क्रोमोसोम मदर के पास 2 है, फादर के पास 1 है, मतलब लड़कों में भी 1 होता है, तो मदर से एक्स क्रोमोसोम डॉटर में भी जा सकता है, मदर से एक्स क्रोमोसोम सन में भी जा सकता है। एक्स क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं, वो क्रिस क्रॉस के साथ साथ नॉन क्रिस क्रॉस दोनों दर्शाते हैं। ठीक है, वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ लड़कों में ही जाएगा, मेल जेंडर में ही जाएगा, तो फादर, फादर से सन, सन से ग्रैंडसन, तो वाई लिंक्ड जीन जो है दे ऑलवेज शोज नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, वेयरएज एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट है दे ऑलवेज शोज, दे कैन शो बोथ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एंड नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। बोलो क्लियर हुआ, सब क्लियर हुआ। ये जो हो रहा है मेल मेल मेल, इसको बोला जाता है होलेंड्रिक। क्या बोला जाता है, होलेंड्रिक। और ये जो हुआ मदर से डॉटर फीमेल फीमेल फीमेल, उसको बोला जाता है होलोजेनिक। ये टर्म है जो ध्यान रखना, डाइजेनिक, डायनेड्रिक, होलेंड्रिक, होलोजेनिक। ठीक, एंड एंड्रोजन किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, मेल के लिए। ठीक है, तो आसानी से काम हो जाएगा, नोट करो उसको जल्दी से। थोड़ा सा पढ़ने में बोरियत तो नहीं आ रही है, अपन और अच्छा करेंगे, इस पूरे सेटअप को अभी और भी आगे लेके जाएंगे, चिंता मत करो। चलिए, तो एग्जाम्पल या ये चलो एक बॉक्स बनाकर मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए। एक्स लिंक्ड जीन shows both crisscross and non-crisscross inheritance। ठीक है, जबकि Y linked gene shows only non-crisscross। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। इसको चलिए साहब हटा देते हैं। दो और टर्म सुन लो, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, कैरेक्टर की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, ट्रेट। और दूसरा होता है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट। ठीक है, ऐसे कैरेक्टर जिनके जीन तो नॉन सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, जिनको बोला जाता है ऑटोसोम। सेक्स क्रोमोसोम के लिए वर्ड यूज किया जाता है एलोसोम, एक्स और वाई के लिए। बाकी के जो क्रोमोसोम है उनको क्या बोला जाता है, ऑटोसोम। तो इनके जीन तो कहां प्रेजेंट है, ऑटोसोम पे, पर उनका एक्सप्रेशन डिपेंड करेगा कि वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है, जैसे दाढ़ी मूंछ आने का कोई जीन है, वो मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट है, बट दाढ़ी मूंछ केवल मेल में आती है, फीमेल में नहीं आती है। क्यों, किसकी वजह से, सेक्स हार्मोन के इफेक्ट की वजह से। क्लियर। इसी तरीके से टकलापन, टकलापन मतलब गंजापन, ठीक है, बाल्डनेस, वो जो है वो उसके जीन जो है वो मेल फीमेल दोनों के अंदर है, लेकिन आदमी ज्यादा टकले होते ना, औरत नहीं। ठीक है, चलिए, तो दो तरीके के सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, दोनों के जीन ऑन ऑटोसोम, बट express only in one gender. Okay,
इसका भी सेम डेफिनेशन, जीन ऑन ऑटोसोम बट एक्सप्रेस डिफरेंटली इन बोथ जेंडर। ठीक है, एक में कम हो रहा है, एक में ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, जबकि यहां पे क्या हो रहा है, सेक्स लिमिटेड, लिमिट हो गया कि एक पर्टिकुलर जेंडर में ही हो रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, आवाज का भारी होना, स्किन का सॉफ्ट होना। मेल लड़कों के अंदर आवाज भारी होती है, ठीक है, पिच उसकी लो होती है। ठीक है, इस तरीके से गर्ल्स के अंदर आवाज जो है वो पतली हो जाती है, हाई पिच हो जाती है उसकी। ठीक है, स्किन के कलर पे भी फर्क, स्किन की स्ट्रक्चर पे भी हमारी स्किन रफ हो जाती है थोड़ी सी। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसी तरीके से दाढ़ी मूंछ का आना, वो सिर्फ लड़कों के अंदर है, बियर्ड एंड मुस्टैच। ठीक है, तो ऐसे जीन जो दोनों के अंदर प्रेजेंट है पर केवल एक जेंडर में ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, ओनली इन वन जेंडर। ऐसे जीन जो दोनों में प्रेजेंट है बट और एक्सप्रेस भी हो रहे हैं दोनों के अंदर, लेकिन अलग अलग अमाउंट में, किसी में ज्यादा किसी में कम। एग्जांपल बाल्डनेस, जेंडर से इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, ठीक है, सेक्स अपन बोलते हैं मेल या फीमेल, फॉर्म वॉर्म बढ़ते हैं तो जेंडर की बात है। ठीक है, बाल्डनेस जो है मोर इन मेल, तो जो लास्ट में बात लिखी है ओनली इन मेल, ओनली इन मेल। ठीक है, और मोर इन मेल, उसी से समझ में आना चाहिए दोनों क्या बनना चाहिए। सेक्स लिमिटेड, एक पर्टिकुलर जेंडर या एक पर्टिकुलर सेक्स में लिमिटेड है। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड दोनों में है, लेकिन इन्फ्लुएंस्ड है, किसी में ज्यादा किसी में कम। ठीक है, बाय बाय। बहुत ज्यादा पढ़ लिया मेरे को लग रहा है आज। ठीक है, आराम से पढ़ना, सब नोट करना। लिंकेज के 2 लेक्चर हो गए हैं, याद कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।